स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो जागो एंड तब तक ना रुको जब तक कि आपका देह प्राप्ति उद्दिष्ट प्राप्ति नहीं होती। हेलो एवरीवन एंड आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, सीयूटी पीजी अचीवर्स के इस सेशन में। एंड आज हम मिलेंगे राहुल से, जानेंगे उन्होंने किस तरह से की थी सीयूटी पीजी एग्जाम्स की प्रिपरेशन, एंड उन्होंने जब प्रिपरेशन की तो उनको क्या क्या मुश्किलें आई थी, उनको उन्होंने कैसे सामना किया, उन्होंने किस तरह से रिवीजन स्ट्रेटेजी यूज की थी कि जिसकी वजह से उनको इतने अच्छे एग्जाम में मार्क्स आए। तो सबसे पहले राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। वेलकम, गुड इवनिंग राहुल। एंड हम सब बहुत खुश है राहुल कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, एंड आपको हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो ये हमारे लिए भी बिग अचीवमेंट है राहुल कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। एंड सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मैं पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि राहुल कुमार ये हरियाणा से, उन्होंने अभी वो बीएससी कर रहे हैं, और बीएससी करते करते उन्होंने सीयूटीपीजी के लिए भी प्रिपरेशन किया था, और उन्होंने सीयूटीपीजी का एग्जाम दिया और उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो राहुल, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जैसे आप बीएससी कर रहे हो, तो फिर बीएससी करते करते आपने मतलब कैसे सोचा कि आप सीयूटीपीजी के लिए प्रिपेयर करेंगे? सर जैसे मैंने जब 12th कंप्लीट की थी तो मैंने ड्रॉप लिया था नीट के लिए। तो उसके लिए मैंने जैसे बीएससी उस टाइम में एडमिशन ले लिया था तब। तो मेरा जैसे 1-2 साल गैप ईयर आ गया था। अच्छा। तो उस वजह से मैंने डिसाइड किया था कि इस बार मैं गैप नहीं लूंगा बीएससी का एमएससी के बीच में। तो मैंने जब मेरा फाइनल सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था उससे थोड़ा सा टाइम पहले मैंने सीयूटी का स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैं अभी से स्टार्ट करूंगा तो मैं साथ साथ ही सीयूटी को भी क्वालिफाई कर सकता हूँ। हाँ। और अगर मैं दोबारा ड्रॉप नहीं लेना चाहता तो मेरे को साथ साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि हर ईयर आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना ड्रॉप लेना। यस। टाइम लिमिटेड होता है हर जगह। करेक्ट। तो राहुल, जब आप, क्योंकि बीएससी में हम जानते हैं कि बीएससी में भी बहुत सारा, जब आप प्रिपरेशन करते हो तो बहुत सारा टाइम कॉलेज में ही चला जाता है, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, आपके लेक्चर्स होते हैं। तो फिर सीयूटीपीजी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपने टाइम कैसे मैनेज किया? टाइम तो देखो सबके पास 24 आवर्स होते हैं। अगर आप आगे भी जाओगे तो आपको जॉब भी करनी पड़ती है, उसके साथ फैमिली के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो अभी भी अगर आप कॉलेज के साथ साथ अगर आप पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे तो आगे कैसे निकालेंगे? यस। तो टाइम मैनेजमेंट। हाँ, टाइम मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छे से मतलब सारा किया था सभी रिविजन्स के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। यस सर। अच्छा। और राहुल, जैसे हम ये देखते हैं कि सीयूटीपीजी का एग्जाम जब आप प्रिपेयर करते हो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके टॉपिक्स का अंडरस्टैंडिंग, कि आप कितने अच्छे से टॉपिक अंडरस्टैंड करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते हो। तो राहुल, आप हमें अपनी स्ट्रेटेजी बताइए कि आपने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी यूज की थी सीयूटीपीजी के लिए कि जिससे आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? सर पहले तो जैसे साइंस में, क्योंकि हम देखते हैं तो कट ऑफ जितनी जाती है मैंने पहले उनको एनालाइज किया था हर सब्जेक्ट्स को। जैसे अगर 300 में से 200 के अप्रोक्स कट ऑफ जाती है ज़्यादातर सब्जेक्ट्स की, तो मतलब किसी को भी 300 तो आउट ऑफ 300 तो स्कोर कोई टारगेट करके दे नहीं सकता। तो अगर आप 250 300 के बजाय 250 का अगर सिलेबस पढ़ो और उसको 100% पढ़ो तो उसमें से आप इजीली 220 230 लेके आ सकते हो, बजाय आप 300 का पढ़ो और उसमें से टॉपिक्स बेस करके अपना 180 170 के आसपास अटक जाओ। इसलिए क्योंकि टाइम सबके पास कम ही होता है, जैसे मैंने बताया कि सब कुछ तो पढ़ नहीं सकता ना। यस। तो उसके लिए हमको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। जैसे मैंने अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स निकाले थे, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, जैसे मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे। तो मैंने इनको इतना वो किया था क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इनसे आते हैं, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, बायोटेक और सेल बायोलॉजी। तो मैंने ये 4 यूनिट्स ली थी क्योंकि इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे थे रिपीटेटिवली हर साल, और काफी ज्यादातर क्वेश्चन जो थे सिंपल आ रहे थे। तो मैंने इन सब्जेक्ट्स को सबसे ज्यादातर अच्छे से रिवाइज किया, पढ़ के बार बार नोट्स बना के
रिटर्न उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। हम्म। और राहुल, जैसे हम देखते हैं कि एग्जाम्स के प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कंसेप्ट को लर्न कैसे करते हो और क्वेश्चन यस, प्रैक्टिस कैसे करते हो। तो आपने यस सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की थी? हाँ, क्वेश्चंस तो देखो सर, एक तो PYQs अपने को करने होते हैं और उससे एनालाइज करके अगर आप बुक से खुद भी बना सकते हो क्वेश्चन ज्यादा, तो क्योंकि PG एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बुक बैंक बुक्स होते हैं, क्योंकि UG एग्जाम के लिए तो बहुत सारी मिल जाती है बहुत सारी कंपनीज की। यस। PG एग्जाम के लिए बहुत कम होता है, क्योंकि एग्जाम जो सब्जेक्ट्स बहुत डिफरेंशिएट कर जाते हैं, मतलब बॉटनी अलग, जूलॉजी अलग, तो उनके लिए ज्यादातर बुक बहुत ज्यादा बुक्स अवेलेबल होती नहीं है क्वेश्चन बैंक्स वगैरह की। तो ज्यादातर आप 4-5 साल तक के PYQs कर लेते हैं। तो क्योंकि BSc के बाद अगर आप एज कुछ लोग टीचर उसमें भी देखने लग जाते हैं, तो आप हाँ। क्वेश्चंस खुद भी बना सकते हैं कि जैसे इस सब्जेक्ट से ज्यादातर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आप उससे उस डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे क्योंकि हर उसमें डायग्राम होता ही है, खुद डायग्राम से खुद लेबलिंग कर कर भी प्रैक्टिस करना। और जितना एक्यूरेट आप डायग्राम बनाएंगे उतने ज्यादा एक्यूरेट आपको कंसेप्ट रिवाइज रहेंगे, यस। क्योंकि डायग्राम्स बेस्ड पे ही आपको याद रखना रह सकता है कि हाँ सेल मेम्ब्रेन कौन सी है, वॉल कौन सी है, क्योंकि उसमें भी कंफ्यूज हो जाता है कुछ लोग जब जल्दीबाजी में। यस। और जैसे राहुल, हम देखते हैं ना कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने लाइव लेक्चर्स भी देखे थे। हाँ, जैसे यस, IFS के भी आपने CUTPG के सारे सेशंस देखे थे। तो यस क्या आपको उनका फाइनल एग्जाम में बेनिफिट हुआ? बिल्कुल सर, श्योर। अगर आप, क्योंकि क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो तो मान लो 300 में से 60 मार्क्स के हो गए रिपीट, ज्यादा से ज्यादा 100 मार्क्स के रिपीट हो गए। जो 200 मार्क्स है वो तो आपका न्यू आएगा सिलेबस, अगर आपने कंसेप्ट ठीक से नहीं पढ़े हैं जो लाइव लेक्चर में आपको पढ़ाए जाते हैं। तो आप 100 मार्क्स का जो आपने PYQ सॉल्व कर लिए, उसमें से आप 60-70 मार्क्स स्कोर कर पाओगे ज्यादा से ज्यादा। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे या न्यू क्वेश्चन है जिनकी लैंग्वेज अलग है, जो आपसे पहले किसी ने पढ़े नहीं है, वो उनको अगर सोल्व करना, तो उसके लिए तो आपको लाइव लेक्चर में जाके कर, क्योंकि हर जो साल होता है वो टीचर एक कोशिश करते हैं कि नए तरीके से समझाऊंगा, और जितने नए तरीके से आप पढ़ते जाते हो उतने कंसेप्ट आपको याद रहते जाते हैं। क्योंकि अपन सोचते हैं कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये मैं रिवाइज क्यों करूँ, इसके चक्कर में टाइम वेस्ट होएगा मेरा, मैं इस टाइम को कहीं और इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आप उस लेक्चर पर ठीक से ध्यान देके पढ़ो, तो उसको टीचर अलग तरीके से पढ़ाता है हर लेक्चर को, जो यस। पुराना पढ़ा हुआ भी होता है। तो इससे अगर आपको पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको 50% ये वो रहेगा कि हाँ, और 50% आपको न्यू इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती है। मैं सेम बुक्स भी अगर दोबारा भी पढ़ता हूँ या फिर सेम लेक्चर्स दोबारा भी लिखता हूँ, तभी मेरे को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ये रहती है कि हाँ, ये आज तक मैंने कभी नहीं सुनी थी, या फिर मैंने इस तरीके से कभी नहीं सोचा, या फिर ये कंसेप्ट है यहाँ पे मैंने ये कभी अप्लाई नहीं किया। यस। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप, बेशक आपको पढ़ा हुआ है आपने वो, या फिर आपको वो आता है, फिर भी आप लेक्चर्स सारे अटेंड करो। और राहुल, क्या आप डेली के डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते थे क्या? क्वेश्चंस तो मैं कहूँगा कि मैं डेली तो नहीं करता हूँ, क्योंकि डेली तो लेक्चर्स ज़्यादा होते हैं। हम्म। क्वेश्चंस जैसे मैं वीकली 2 डेज करता था, वेडनेसडे और संडे। हम्म। संडे को ओनली क्वेश्चन, संडे को क्योंकि कॉलेज वगैरह नहीं होता, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर टाइम निकाल सकते क्वेश्चंस के लिए। और वेडनेसडे, क्योंकि वेडनेसडे को, क्योंकि एक वीक में बीच में भी दिन निकालना पड़ता है ना, क्योंकि अगर आप सिर्फ संडे संडे को पढ़ रहे हो, तो आपका बहुत वो हो जाता है। जैसे एक संडे को आपका कोई काम आ गया, तो आपका 2 वीक का फिर असेंबल हो जाएगा बहुत सारा वर्कलोड। यस। और राहुल, जैसे हम देखते हैं कि जब आप प्रिपरेशन करते थे, तो प्रिपरेशन करते वक्त बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि जब आपको और मतलब नेगेटिव थिंकिंग आती है, कभी कभी पढ़ाई यस, नहीं होता है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, तब पढ़ाई नहीं होती है। तो उस टाइम पे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आप यस। किस तरह से आप खुद को मोटिवेट रखते थे पढ़ाई के लिए और प्रिपरेशन के लिए? तो मोटिवेट तो ये है कि अगर आपको पहला प्रिंसिपल आपको याद आ रहा है अपना, कि अपने माइंड में क्या सोच के प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, हम्म। उसको, जो भी जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, जो भी आपका पहला गोल है, हम्म। उसको लिख के, जब जिस भी आप नोटबुक में नोट्स बना रहे हो, उसमें फ्रंट पे लिख लो, या फिर एक पेज पे लिख के दीवार पे लगा लो, अपने स्टडी टेबल पे रख लो। लेकिन जो फर्स्ट जो आपका थॉट था उस टाइम, जो थॉट्स थे पॉजिटिव, उनको कहीं ना कहीं लिख के रख लो। और जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए,
उसको पढ़ो उन सब चीज़ों को यहाँ उस टाइम, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव के बीच में अगर आप नेगेटिव लेके आ रहे हो तो आप नेगेटिव थिंकिंग के टाइम में तो पॉजिटिव आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए, हम्म, क्योंकि हर इंसान के पास ऐसा कोई इंसान नहीं होता कि यार जिसके आप पास आप ज़्यादा तो पॉजिटिव थॉट्स के लिए, लेकिन हर इंसान के पास अपना खुद का वो तो होता है कि मतलब हाँ मेरा ये बहुत प्रोसेस है। अगर डिपेंड करता है आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपका गोल क्या था कि मेरे को एक सक्सेसफुल आदमी बनना है खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, या फिर मेरे को वर्ल्ड के लिए कुछ करना, मतलब नई रेनोवेशंस लानी है, या फिर इनोवेशन के लिए कुछ करना है, हम्म, या फिर मैन काइंड के लिए कुछ करना है। तो वो चीज़ें वो आपका गोल याद रहे, आपका जो प्राइमरी गोल है नहीं, हम्म, वो गोल आपको याद होना चाहिए, और वो गोल कोई और याद नहीं दिला सकता, आपको खुद को रिमाइंड करना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं लिख के रखना रखता था मेरे नोटबुक के फ्रंट पेज पे। हम्म, वाह। तो राहुल, अब हम क्या करते हैं, अब रैपिड फायर राउंड लेते हैं, हाँ? तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बस आपको आंसर करना है। जैसे फर्स्ट आपको सबसे फेवरेट कौन सा टॉपिक लगता है कि जो आपको अच्छा लगता है? जेनेटिक्स। वाह, जेनेटिक्स। और राहुल, एग्जाम्स में जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम मिस्टेक से बहुत डरते हैं, नेगेटिव मार्किंग यस से भी डरते हैं। तो आप अपने मिस्टेक से आपको डर लगता है क्या, नेगेटिव क्वेश्चन बिल्कुल से? सर। यस। तो अगर फिर अगर गलतियों से और राहुल, फिर नेगेटिव क्वेश्चंस या नेगेटिव मार्किंग को कम कैसे कर रहे हैं आप, मतलब कैसे प्रैक्टिस? एक्यूरेसी बढ़ाते हैं, हाँ। एक्यूरेसी बढ़ाना चाहिए एग्जाम प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस से, हम्म, क्योंकि जितने आप क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पढ़ने का वो मिलेगा कि हाँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में करता था, जैसे अगर 90 मिनट्स का एग्जाम है हम्म, तो एक टाइम के बाद स्पीड बन जाती है, तो 70 मिनट्स में भी हो जाता है एग्जाम जिसको करना होता है स्पीड में, और मार्क्स भी अच्छे बन जाते थे, तो मैं खुश हो जाता था यार 70 मिनट्स में पेपर हो गया। लेकिन जैसे जैसे सब्जेक्ट्स बढ़ते जाते हैं, हम्म, टॉपिक्स बढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन पेपर बड़ा होता जाता है, तो जो मेरे को 70 मिनट की आदत पड़ गई थी, तो उसके साथ साथ मेरे एक्यूरेसी कम होने लग गई थी, क्योंकि क्वेश्चन के जो सब टॉपिक्स थे वो बढ़ गए थे। हम्म, तो फिर मेरे को समझ में आई थी वो 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है आप 15 मिनट पहले कर रहे हो, 20 मिनट पहले, डिपेंड कर रहा है आप उस 90 मिनट्स में कितना कर रहे हो, क्योंकि आपको कोई काउंट नहीं करेगा कि आपने पेपर 70 मिनट में किया या 60 मिनट में किया, एंड में हाँ, रिजल्ट आपको मार्क्स से देके देंगे। yes। और राहुल, सबसे इम्पोर्टेंट कि जब आप एग्जाम में जाते हो तो सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं, यस एग्जाम्स में सिली मिस्टेक्स होते हैं, तो क्या आपके भी होते थे क्या सिली मिस्टेक्स? बिल्कुल सर, उनका यही तो सिली है, होंगे वो तो। यस। तो फिर बुरा लगता है बहुत सिली मिस्टेक्स होने के बाद कि मुझे आता था बिल्कुल सर। लेकिन गलत हो गया। हाँ। यस सर। यस। और राहुल, जैसे हम देखते हैं कि एग्जाम की जब प्रिपरेशन करने तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप पढ़ाई करो, यस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो क्या कभी आपकी कंसिस्टेंसी में ब्रेक होती थी क्या पढ़ाई में? यस सर, यस। क्योंकि नवंबर से स्टार्ट होता है, मार्च तक का टाइम था, बीच में सर्दियां आ गई थी, सर्दियों में पढ़ने का मन नहीं करता, उठने का मन नहीं करता। हाँ, वही तो। और तो मेरे मेरे पुराने टीचर थे, उन्होंने मेरे को सिखाया था ऐसे कि सर्दियों से लड़ना नहीं है हमको, सर्दियों को हराना है। तो जैसे कि वो कहते थे कि अगर सर्दियां भी है तो मॉर्निंग में 5 बजे जाके आप थोड़ा सा रनिंग करके आओ, और ये नहीं कि आप रजाई में बैठ के पढ़ रहे हो, हाँ, क्योंकि जैसे आप रनिंग करके आओगे तो आपको थोड़ा सा आपकी एनर्जी बर्न होगी हम्म, आपके अंदर, तकरीबन 3 आवर्स के लिए। उसके बाद कंटिन्यूस एनर्जी रहती थी मेरे अंदर कि हाँ हम्म, उस टाइम मैं बिना किसी आलकस के आराम से पढ़ पाता था, सिर्फ आधे घंटे की रनिंग की वजह से। फिर उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हो, आप कॉलेज जा सकते हो, उसके बाद कॉलेज से आके फिर जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया। 3 बजे आता था मैं कॉलेज से, पढ़ाई करके जाता था थोड़ा सा, तो रिवाइज करके फिर कॉलेज से 3 बजे तक आया मैं, फिर उसके बाद 2 घंटा मैं रेस्ट करता था। हम्म, फिर जैसे 5 बजे के फिर लेक्चर स्टार्ट किया, फिर लेक्चर से मैं लेता था डिनर टाइम तक, फिर डिनर करके फिर से आधा घंटा रिलैक्स कर लिया और माइंड फ्रेश कर लिया, फिर पढ़ने बैठता था मैं तकरीबन 11 बजे तक। हम्म, फिर लेकिन रेस्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो 11 बजे मैं सो जाता था। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा 2 बजे तक पढ़ रहा हूँ सिर्फ एग्जाम की वजह से, क्योंकि हमको लगता है कि हाँ हम टाइम ज़्यादा दे पाएंगे तो हम ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं, लेकिन अगर आप रेस्ट नहीं करते तो आपकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। हम्म। तो और प्रॉपर राहुल, रेस्ट भी यस, इस सब
और राहुल, जैसे अब इतना अच्छा रिजल्ट आया है और इतने अच्छे मार्क्स आए, तो राहुल अब आगे जाके फ्यूचर क्या, ड्रीम क्या है, क्या बनना है? सर मैं रिसर्च में जाना चाहता हूँ, जैसे जेनेटिक वाह। मेडिसिन जेनेटिक। यस। तो राहुल, आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, इसलिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर थैंक यू सर। जर्नी के लिए। एंड आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, हम सब बहुत खुश, और पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विश यू थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट। एंड आपने इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को गाइड किया, मोटिवेट किया, और आपके इतने अच्छे अच्छे स्ट्रेटेजीज बताए, तो वो सबको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, सबको बेनिफिट होगा उनका। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, राहुल। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।